जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको याद होगा, हमने मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लॉन्च की है। पहली वीडियो में हमने सितंबर पार्ट 1 किया था, तो इस वीडियो में हम सितंबर पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में हमने जो करंट अफेयर्स लिए हैं उनको हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है और इस तरीके से हम इस वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक हमारे डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित आपको इनमें से सही स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? पहला स्टेटमेंट, ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी, जिसका एम क्या था कि फ़िश फार्मर्स की इनकम को हमें डबल करना है। दूसरा पॉइंट है, ई गोपाला एप्लीकेशन जो है इसी योजना से संबंधित है, जिसको फार्मर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल बेचने के लिए, यानी कि अपनी फिशेज़ को बेचने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, इस स्कीम के अंडर जो फंड एलोकेट किया गया था वो 50,000 करोड़ था। और चौथा ऑप्शन है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक। तो आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा इनमें से कौन कौन सा सही है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन बी पहला, दूसरा, चौथा सही है, ऑप्शन सी पहला और चौथा सही है, ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है ए, बी, सी और डी में से। उम्मीद करता हूँ कि आपने करेक्ट ऑप्शन को पिक कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जैसा कि इसका पॉइंट फर्स्ट था कि ये 2020 सितंबर में लॉन्च हुई है और इसका एम होगा फार्मर की इनकम्स को डबल करना, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी था, ई गोपाला एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड विद द योजना फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ फार्मर्स, यानी कि ये एप्लीकेशन इसी योजना से संबंधित है जिससे कि फार्मर्स इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकें बिना किसी मीडिएटर के थ्रू। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। फंड एलोकेटेड टू द फिशरीज अंडर द स्कीम इज़ 50,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर जो फंड एलोकेट किया गया था ये फंड था 20,050 करोड़। तो यहाँ पर जो ये फंड वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका गलत है। और वहीं पे जो चौथा ऑप्शन है, इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020-21 टू 2024 टू 2025, यानी कि 20-21 सेशन से लेकर 24-25 सेशन तक ये वाली स्कीम हमें अप्लाई करनी है। तो इसके ऑप्शन जो पॉइंट सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है और वहीं पे तीसरा पॉइंट गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4, क्योंकि जो फंड एलोकेट किया गया था इस स्कीम के अंडर वो था 20,050 करोड़ फंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2019 इज अवॉर्डेड टू। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सन 2019 में किसको दिया गया? अब दोस्तों, होता क्या है कि ये पुरस्कार 2019 का है लेकिन दिया गया है 2020 में, तो इसीलिए ये प्राइज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं, डेविड एटनबरा, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई और ऑप्शन डी इसरो। आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है, इसमें से क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपने करेक्ट ऑप्शन को पिक कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरा। दोस्तों, डेविड एटनबरा जो है इन्होंने बीबीसी के लिए काफ़ी काम काम किया है। बीबीसी, जैसा आप जानते होंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और ये एक जाने माने हिस्टोरियन भी हैं और राइटर भी हैं। तो इनको 2019 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। और बाकी नाम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है एक स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो अभी 16 और 17 ईयर्स ऑफ एज हैं। पिछले साल इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी पिछले 2-3 सालों में लेकर के। बात करें मलाला यूसुफजई को, तो मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, इंडिया के कैलाश सत्यार्थी के साथ ही मिला था। और बात करें इसरो की, तो इसरो को तो आप जानते ही होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
आइए देख लेते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये किस फील्ड में दिया जाता है, किस चीज़ों को लेकर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। आपने शांति की स्थापना की है, आपने डेवलपमेंट किया है किसी रीजन का, या डिसआर्मामेंट यानी कि आपने मिलिट्री पावर को कहीं पे कम करवाया है, या फिर वेपन्स को जैसे यूज़ किया जाता है वॉर्स वगैरह में, तो आपने यहाँ पे पीस सिचुएशंस क्रिएट करवाई हैं। तो ये जो अवार्ड है आपको इस फील्ड में दिया जाता है। अब इस अवार्ड के अंडर आपको 25 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, और ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया 2019 में डेविड एटनबरा को दिया गया, और 2014 में ये दिया गया था इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। अब जैसे कि आपने देखा कि डेविड एटनबरा जो है वो ब्रिटेन से आते हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं इंडियन नेशनलिटीज़ को ही दिया जाए, ये फॉरेन नेशनलिटीज़ को भी दिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021, यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2021 में से इनमें से किसको नामित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन डी जो बिडेन। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसका ऑप्शन सही सेलेक्ट किया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट हैं उनको 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, स्वीडिश की एक एक्टिविस्ट है, स्वीडन की एक एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। बात करें जो बिडेन की, तो जो बिडेन जो है 2020 में जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में है। ये आते हैं आपके डेमोक्रेट पार्टी से, और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं आपके रिपब्लिकन पार्टी से। जैसा कि आप जानते होंगे अमेरिका में दो बेसिकली फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो आइए नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक 3 बार नॉमिनेट किया जा चुका है पीस प्राइज़ के लिए। वहीं पे जो बिडेन जो उनके इस साल के इलेक्शन के अपोजिशन में हैं उनको अभी तक केवल एक ही बार नॉमिनेट किया गया है। अब देख लेते हैं यूएस प्रेसिडेंट अभी तक जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, अभी तक ऐसे कितने यूएस प्रेसिडेंट हैं? तो अभी तक ऐसे 4 यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। बात करें सबसे पहले किसे मिला था, तो सबसे पहले मिला था रूजवेल्ट को 1906 में, फिर मिला था वोड्रो विल्सन को 1919 में, फिर मिला जिमी कार्टर को 2002 में, और इसके बाद सबसे लास्ट में मिला बराक ओबामा को 2009 में। तो ये अभी तक के चारों यूएस के प्रेसिडेंट्स थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी सारी डिफ़िकल्टीज दूर हो गई होंगी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ एट बॉटम इन द लिटरेसी सर्वे ऑफ एनएसओ, यानी कि जो लिटरेसी सर्वे हुआ था, साक्षरता सर्वे जो हुआ था एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सर्वे हुआ था, उसमें बॉटम में सबसे बॉटम में इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है, यानी कि सबसे निचली रैंक किस राज्य को दी गई है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगा होगा पिक करने में। तो आइए देख लेते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य था जो सबसे बॉटम में था एनएसओ के सर्वे में, लिटरेसी सर्वे में सबसे नीचे राज्य कौन सा था। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश।
आप सबने पहली नज़र में सोचा होगा कि इसका ऑप्शन होगा बिहार, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश, जिसका जो लिटरेसी रेट था वो सबसे कम था। 66.4 इसका लिटरेसी रेट था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आंध्र प्रदेश। वहीं देख लेते हैं एनएसओ के सर्वे से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो केरला को फर्स्ट रैंक दी गई है एनएसओ के सर्वे में, जिसका लिटरेसी रेट था 96.2। एक बार दिल्ली का रेट देख लेते हो, दिल्ली का 88.7 था। यूपी का लिटरेसी रेट 73% था। और बात करें इंडिया के ओवरऑल लिटरेसी रेट की, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट था 77.7। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2020 इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड ट्राइलेटरल डायलॉग, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो सितंबर 2020 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था, यानी तीनों देशों ने मिलकर एक वार्ता की थी। उससे संबंधित आपको करेक्ट ऑप्शन उठाने हैं। तो पहला ऑप्शन है, इट हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम एंड हेल्ड वर्चुअली, यानी कि ये सबसे पहली बार इसी साल हुआ है और ये वर्चुअली हुआ है, यानी कि ये ऑनलाइन हुआ है, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस वार्ता इसमें नहीं हुई है आमने सामने फिजिकली। दूसरा ऑप्शन है, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था सभी कंट्रीज़ के। और इसका तीसरा पॉइंट है, इट फोकसेस ऑन इनहेंसिंग द कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी इंडो पैसिफिक रीजन में आपसी समझौता किस तरीके से बढ़ाया जाए उस चीज़ को लेकर के ये वार्ता हुई थी। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से पिक करने हैं। तो आपने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लिए होंगे। आइए देख लेते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है कि ये पहली बार हुआ था और वर्चुअली हुआ था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो तीसरा ऑप्शन है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था सभी कंट्रीज़ के, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने नहीं, इसमें फॉरेन सेक्रेटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें फॉरेन सेक्रेटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाता है और पॉइंट 1 और 3 सही हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं मैप्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रांस को रेड डॉटेड दिखाया हुआ है। तो ये जो आपका रीजन है, छोटी सी कंट्री है, ये फ्रांस है और ये एक यूरोपियन नेशन है। और फ्रांस की आपको कैपिटल पता होगी, पेरिस है। आइए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ये आपको अपना इंडिया तो मालूम ही होगा, ये अपना इंडिया है और इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। आइए आपको मैप के थ्रू एक बार दिखा देते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे होंगे हाईलाइटेड ब्लू कलर जो है, ये जो पूरा है ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। ये आपका इधर पैसिफिक ओशियन आ जाता है, ये आपका इधर पैसिफिक ओशियन आ जाता है इस पूरे रीजन में। ये आपका इंडियन ओशियन आ जाता है इधर। और यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर आपका आ जाता है आर्कटिक ओशियन और यहाँ पर आपका आ जाता है एंटार्कटिक ओशियन। तो बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ये वाला रीजन है पूरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2020 विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम, यानी वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना 2020 सितंबर में किस राज्य ने लॉन्च की है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था और अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने संपूर्ण पोषण योजना शुरू की थी 2020 में। आइए आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं मैप के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मैप है इंडिया का, इंडिया साउथ का मैप दिखा हुआ है। और हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये है पूरा आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। और ये जो पूरा एरिया है तेलंगाना, ये भी पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था। इसकी कैपिटल कलेक्टिवली होती थी
हैदराबाद। तो आइए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक फैक्चुअल डिटेल्स देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है ये अमरावती है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं ये हैं YSR, और जो गवर्नर हैं ये हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। राज्यसभा की यहाँ से 11 सीट्स हैं और लोकसभा की यहाँ से 25 सीट्स हैं। और यहाँ का जो डांस स्टेट है वो है कुचिपुड़ी, जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस मंत्रा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी करिए तो लाइक ज़रूर कर दें।